हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पूरा लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। स्टडी करके किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर भी सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने ईरान को हरा करके एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अब एक सवाल आता है कि यह एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो कोरिया के बुसान में आयोजित की गई थी और भारत ने यह 8वां खिताब जीता है, यानी 8 बार भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। तो दोस्तों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियन जोन के औरंगजेब लेन का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की स्वीकृति दे दी है। करीब 8 साल पहले औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने का प्रस्ताव आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन औरंगजेब लेन का नाम नहीं बदला गया था। लेकिन अब इसका नाम बदलने की मंजूरी भी दे दी गई है। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया है, ये महाराष्ट्र में है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में है, इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम चोरी चोरा हो गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम तेलिया शुक्ला। इसके अलावा भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया है। इसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स किया गया है WHO के द्वारा, और तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। इसके अलावा जो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, तो उस नूर सुल्तान का नाम अस्ताना किया गया है। तो ये हैं 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा ने। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर का भाला फेंक करके पहला स्थान हासिल किया था और यह 2023 में नीरज चोपड़ा का दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने मई 2023 को दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। बात आई है नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा के मेडल डिस्कस करते हैं। तो डायमंड लीग 2023 में उन्होंने गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल, इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध प्लास्टिक, स्ट्रॉ और सिल्वर बेयर पर भी लागू होगा। यानी कि जो पतली प्लास्टिक की थैलियां हैं उन पर तो बैन लगेगा, इसके अलावा जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं उस पर भी, और जो सिल्वर बेयर होता है उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। सरकार ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था और अब इस अभियान में विस्तार किया गया है और जो पतली प्लास्टिक की थैलियां हैं उन पर बैन लगाया गया है। दोस्तों, 2019 में सरकार ने मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात आई है यहाँ पर न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वेलिंगटन है और यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई में। कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों? चेन्नई में। तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र पर हवाई निगरानी करने के लिए और आपराधिक गतिविधियों
का तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है और इस यूनिट की जो लागत है वो है 3.6 करोड़ रुपए की। दोस्तों, वर्तमान में मरीना और इलियट समुद्री तटों के आसपास ड्रोन संचालित किए गए हैं, तो ड्रोन के माध्यम से निगरानी शुरू की गई है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर जिले के इतवारी स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में ये निर्णय लिया है कि जो नागपुर जिला का इतवारी रेलवे स्टेशन है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन किया जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं, जैसे अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु किया गया है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम न्याहावा सेवा अटल सेतु किया गया है, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। तो ये है महाराष्ट्र में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की टीम ने हरियाणा को हरा करके सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों, आखिरी बार तमिलनाडु की टीम ने यह खिताब 2018 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और अब दूसरे उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अजीत पवार बने हैं। तो एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार, तो शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में वो डिप्टी सीएम बन गए हैं और अजीत पवार 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार वह 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। अभी हुआ क्या था कि एनसीपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें टूट हुई थी और अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ सरकार में शामिल हुए हैं और वो उप मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ जो विधायक गए हैं उनमें से कुछ को मंत्री भी बना दिया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, विधान परिषद की 78 सीटें हैं, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है और इस मिशन का लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जाए। यह मिशन भारत के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह सिकल सेल एनीमिया क्या है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इस पूरी पिक्चर को देखना है। यह है हमारा नॉर्मल ब्लड। तो इसमें आरबीसी को देखिए, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही है ये है आरबीसी। तो दोस्तों, जो नॉर्मल ब्लड होता है इसमें आरबीसी जो होती है वो गोल होती है, लेकिन जब किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उसमें आरबीसी का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जो चंद्रमा की तरह हो जाता है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति जब हमारे ब्लड में बनती है तो इसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया और इसके कारण हमारे शरीर में हमेशा रक्त की कमी बनी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है। तो जो ये स्थिति होती है इसे सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। तो इसी बीमारी को खत्म करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो आंसर है इसका ड्रीम 11। तो दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय टीम है उसका मुख्य प्रायोजक कौन बना है या स्पॉन्सर कौन बना है? ड्रीम 11 बना है। तो फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 ने भारतीय टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बायजूस की जगह ली है। यानी अभी तक स्पॉन्सर कौन था? बायजूस, लेकिन अब कौन हो गया है? ड्रीम 11 हो गया है। दोस्तों, यहां पर क्रिकेट की बात आई है तो बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, सचिव हैं जय साय, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष हैं आशीष सेलार। इसके अलावा संयुक्त सचिव हैं इसके देवजीत सैकिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है बीसीसीआई से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक में हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका विलय हुआ है एचडीएफसी बैंक से।
तो 1 जुलाई से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया है और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक में हुआ है? HDFC बैंक में हो गया है। और जब से हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय HDFC बैंक में हो गया है तो यह भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है और अब देश का सबसे बड़ा बैंक SBI नहीं रह गया है। अब कौन हो गया है? HDFC हो गया है। दोस्तों HDFC की बात करें या HDFC बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े बैंकों की तो सबसे बड़ा बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। दूसरे नंबर पर ICICI बैंक बन गया है और फिर तीसरे नंबर पर कौन आ गया है? SBI। तो ये है टॉप 3 सबसे बड़े बैंक भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी WCPL के लिए अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा श्रियंका पाटिल। तो दोस्तों श्रियंका पाटिल भारत की पहली ऐसी क्रिकेटर है जो कि WCPL में खेलेंगी और ये WCPL का फुल फॉर्म क्या होता है? महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इस लीग के लिए अनुबंध करने वाली वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वो पहली ऐसी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, फिर भी वो किसी विदेशी लीग के लिए खेलेंगी। वो किस टीम से खेलेंगी? तो वो गुआना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से खेलेंगी। अगला क्वेश्चन है पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है माइकल रोसेन को। किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? माइकल रोसेन को। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है ये लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में जो कुछ प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं चलिए उनको भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जो गॉस्पोडिनोव को और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 दिया गया है योगी आदित्यनाथ को और फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है नंदिनी गुप्ता को। और नंदिनी गुप्ता किस राज्य से रिलेटेड है? याद रखिएगा राजस्थान से। मार्कोनी प्राइज 2023 दिया गया है प्रोफेसर हरि बाल कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अतुल आनंद। तो दोस्तों अभी हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल पुरी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ये डूरंड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो दोस्तों डूरंड कप 2023 की बात करें तो यह इसका 132वां संस्करण होने वाला है। 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 24 टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली हैं। सबसे पहले डूरंड कप का जो आयोजन है वो 1888 में किया गया था हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। 131वां संस्करण 2022 का बेंगलुरु ने जीता था और दोस्तों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं। इन्होंने 16 बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा PM प्रसाद। तो दोस्तों PM प्रसाद कोल इंडिया के नए चेयरमैन और MD बने हैं और उन्होंने किसका स्थान लिया है? प्रमोद अग्रवाल का स्थान लिया है। वह 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला कोयला उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी की। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का वर्चुअल समिट अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। PM मोदी ने ईरान के SCO में शामिल होने की भी घोषणा की है, यानी कि SCO का नया सदस्य बना है कौन? ईरान। दोस्तों बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यानी SCO की। तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है। इसके सदस्य कौन कौन है? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो ईरान 2023 में अभी शामिल हुआ है। पाकिस्तान और भारत 2017 में इसमें शामिल हुए थे
ऑब्जर्वर सदस्य हैं इसके अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। और एससीओ एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना करके मेले का उद्घाटन किया गया है। और यह जो मेला है ये 3 जुलाई से 7 सितंबर तक चलने वाला है। झारखंड की बात आई है तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 81 हैं। राज्यसभा की 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 और बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और हुंडरू जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 126। तो दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स में 3 पैमाने रखे गए थे, सुरक्षा और संरक्षा, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण। तो इन पैमानों के आधार पर भारत की जो रैंक है वो है 126 और इस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर आयरलैंड, इसके अलावा चौथे पर न्यूजीलैंड, 5वें स्थान पर है ऑस्ट्रिया और 126वें स्थान पर है इंडिया। और सबसे नीचे कौन सा देश है? वो है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। दोस्तों, मैक्स वेरस्टेपेन की यह लगातार 5वीं जीत है और याद रखिएगा फार्मूला 1 से रिलेटेड है मैक्स वेरस्टेपेन। तो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने कुवैत को हरा करके सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इस साल इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया था 21 जून से 4 जुलाई तक। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, भारत, भूटान, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए हैं अनीसुर रहमान जो कि बांग्लादेश के थे और फेयर प्ले का अवार्ड मिला है 2023 का नेपाल को। यहाँ पर बात आई है सैफ की, तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है और बांग्लादेश के काजी सलाउद्दीन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और सैफ के सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। तो दोस्तों, हर्ष चौहान ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 8 महीने बचा हुआ था लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी संविधान की धारा 338A के तहत और यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा मेहसाणा में। मेहसाणा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उनके द्वारा गुजरात के मेहसाणा के निकट देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है और दूध सागर डेयरी के द्वारा 75 करोड़ रुपए की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं, यानी चीफ सिलेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर। दोस्तों, अजीत अगरकर पूर्व तेज गेंदबाज हैं भारत के, तो उन्हें अब भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता या चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? याद रखना है, चेतन शर्मा का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, जिमैक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर है इसका जापान। तो दोस्तों, इसका आयोजन 5 से 10 जुलाई 2023 तक किया गया है। कहाँ किया गया था इसका आयोजन? विशाखापत्तनम में। और 2023 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है।
दोस्तों भारत और जापान के बीच कुछ और अभ्यास होते हैं, जैसे सैन्य मैत्री, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। ये सभी अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। चलिए जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। राजधानी इसकी टोक्यो है, प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा, मुद्रा है जापानी एन, और 2023 का जो G7 शिखर सम्मेलन था और जो क्वाड का सम्मेलन था, ये जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आधव अर्जुन जो हैं वो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा महासचिव के रूप में कुलविंदर सिंह गिल को चुना गया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। तो कौन सी योजना है दोस्तों? ये मो जंगल जामी योजना। तो दोस्तों मो जंगल जामी योजना का उद्देश्य है राज्य के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शिव कुमार सिंह एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो इसके सदस्य बने हैं न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप याद रख लीजिएगा कि जो शिव कुमार सिंह हैं वो एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। दोस्तों एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य होता है पर्यावरणीय मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और दोस्तों एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो एनजीटी के द्वारा पर्यावरणीय संबंधी जो मुद्दे होते हैं उनका निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाता है। नंबूथरी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक चित्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी डिस्कस करते हैं। तो वीर देविंदर सिंह पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तारिक फतेह पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे। जलवाला वैद्य प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री थी। जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। सारा थॉमस मलयालम उपन्यासकार थी। सलीम दुरानी पूर्व क्रिकेटर थे और गॉर्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे। तो इन सभी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। FIH प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों FIH प्रो लीग का खिताब अभी हाल ही में नीदरलैंड ने जीता है। किसने दोस्तों? नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 के सीजन का विजेता बन गया है। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर, बेल्जियम तीसरे स्थान पर रहा है और भारत 16 मैचों में 30 अंक हासिल करके चौथे स्थान पर रहा है। और भारत के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, तो वो FIH प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें। दोस्तों हमारे चैनल के किसी भी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन करेंगे तो PDF भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? आंसर हो जाएगा अश्विन शेखर। तो केरल के एक उल्का खगोल शास्त्री हैं अश्विन शेखर, तो उनके नाम पर अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। और इस छोटे ग्रह को अब 33928 अश्विन शेखर 2000 LJ27 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों अश्विन शेखर से पहले इस प्रकार का सम्मान CB रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, श्रीनिवास रामानुजन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और कल्लाट वेणुबप्पू को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का गठन हुआ था मार्च 2022 में और इसका गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। और इस ग्रुप का उद्देश्य होता है खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और फाइनेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना। और इस ग्रुप की देखभाल करता है चैंपियन ग्रुप और इस चैंपियन ग्रुप में शामिल हुआ है भारत। इस ग्रुप में पहले से बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नेग्लेरिया पाउलेरी के कारण लड़के की मौत हुई है? आंसर हो जाएगा केरल में।
तो दोस्तों केरल के आलप्पुझा जिले के लड़के की मौत हुई है नेग्लेरिया फाउलेरी से। और ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है इसको दिमाग खाने वाला अमीबा बोला जाता है। जब किसी व्यक्ति को इसका संक्रमण होता है तो जो दिमाग है वो नष्ट होने लगता है और यह एक प्रकार की विशेष बीमारी है जिसके कुछ ही मामले अभी सामने आए हैं और इसमें केरल में भी एक मामला सामने आया है। दिसंबर 2022 में दक्षिण कोरिया के एक 50 साल की व्यक्ति की मौत हो गई थी इसी के कारण, और 2023 में फ्लोरिडा में एक व्यक्ति की इसके संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा श्रद्धा कपूर। तो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स गियर कंपनी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा ऋषभ पंत को, HSBC इंडिया के द्वारा विराट कोहली को, फैशन हाउस गुच्ची के द्वारा आलिया भट्ट को, बंधन बैंक के द्वारा सौरभ गांगुली को और हर्बा लाइफ के द्वारा स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की गवर्निंग काउंसिल ने विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। किसने जीता है दोस्तों? लक्ष्य सेन ने। तो लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है और उन्होंने चाइना के ली सी फेंग को हराया है। और दोस्तों इंडिया ओपन के बाद यह उनके कैरियर का दूसरा सुपर 500 खिताब है। कनाडा ओपन का जो आयोजन है वो 4 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक कैलगरी कनाडा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। 1 अगस्त को उनको सम्मानित किया गया है और तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और दोस्तों यह जो पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, यह उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं, यानी कि कितनी भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों जुलाई 2023 में फोर्ब्स के द्वारा अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की गई जिसमें 4 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल थी। कौन कौन थी दोस्तों इसमें? जयश्री ओलाल जिनकी 15वीं रैंक थी, नीरजा शेट्टी 25वें स्थान पर थी, नेहा नरखेड़े 50वें स्थान पर और इंदिरा नुई 77वें स्थान पर थी। और जो डायने हेंड्रिक्स हैं उनका पहला स्थान था और दूसरे स्थान पर संगीतकार रेहाना थी। अगला क्वेश्चन है एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों एशिया ओलंपिक परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी। मुख्यालय इसका कुवैत सिटी कुवैत में है। 45 इसके सदस्य हैं और इसका आदर्श वाक है एवर ऑन वार। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? आंसर हो जाएगा अमेरिका के पास। तो दोस्तों वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और दुनिया के सबसे कमजोर सैन्य शक्ति वाले देश हैं भूटान और आइसलैंड। तो दोस्तों सबसे अधिक शक्तिशाली सेनाओं के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर इंडिया का नाम आता है और 5वें स्थान पर है ब्रिटेन। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा वनेंदु हसरंगा। तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा हर महीने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। पुरुषों की श्रेणी में श्रीलंका के स्पिनर वनेंदु हसरंगा को दिया गया था और महिलाओं में
ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच ये निर्णय लिया गया है कि दोनों देश आपस में रुपए में व्यापार करेंगे। ठीक है, यानी कि जो डॉलर पर निर्भरता है उसको कम किया जाएगा और रुपए में व्यापार किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। प्रधानमंत्री याद रखिएगा कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लिसा। तो दोस्तों ओडिशा टीवी के द्वारा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है। नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है इसका नाम? लिसा है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मलेशिया में भी खोला गया है और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। तो राजनाथ सिंह मलेशिया की यात्रा पर थे और उन्होंने मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। मलेशिया की बात करें तो यह एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलय। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो एक नई कंपनी बनाई गई है एलन मस्क के द्वारा। नाम है उसका XAI। क्या नाम है दोस्तों? XAI। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO और ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क। तो उनके द्वारा एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह चंद्रमा पर कब उतरेगा? तो 24 या 25 अगस्त को यह चंद्रमा पर उतरेगा। इसका बजट क्या है? तो 615 करोड़ इसका बजट है। और चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो है 3900 किलोग्राम। इसके मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार। रॉकेट निदेशक कौन थे? विजू सी थॉमस। अंतरिक्ष यान के निदेशक कौन थे? डॉक्टर P वीरा मुथुबेल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा दोस्तों आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, कोशिश तो की जाती है कि कम वीडियो बने, लेकिन डिटेल में बताना पड़ता है तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आप इसे पूरे पेशेंस के साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। तो दोस्तों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो उनके द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से PM मोदी को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और वहां पर जो बेस्टिल डे परेड हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने UAE की भी यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, गजाह कोठा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा असम में। तो देखिए दोस्तों असम के जंगलों में जो हाथी हैं वो रिहायशी इलाके में आ जाते हैं, जिसके कारण मनुष्यों और हाथियों के बीच एक भिड़ंत देखने को मिलती है, जिसके कारण दोनों को नुकसान होता है, हाथियों को भी और इंसानों को भी। तो इंसानों को समझाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है गजाह कोठा, जिसमें इंसानों को ये बताया जाएगा कि हाथी किस प्रकार से होते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका व्यवहार किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए जिससे वो हाथियों को नुकसान ना पहुंचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में सचिन खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर है इसका गोल्ड मेडल। तो दोस्तों सचिन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। शॉर्ट पुट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 16.21 मीटर का थ्रो फेंक करके उन्होंने एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। और याद रखिएगा कि जो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ऑथूर पान को GI टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के ऑथूर पान को
जीआई टैग दिया गया है और यह पान अपने मसालेदार और तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के मार्सेले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और उसी यात्रा के दौरान ये घोषणा की गई कि भारत फ्रांस के मार्सेले शहर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अलकराज ने। तो दोस्तों, कार्लोस अलकराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। याद रखिएगा, कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं। यह कार्लोस अलकराज का पहला विंबलडन का खिताब है और वर्तमान में कार्लोस अलकराज टेनिस में नंबर 1 रैंक पर हैं। कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन 2022 और अब 2023 में विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। महिलाओं की बात करें तो चेक रिपब्लिक की मार्केटा बोंद्रोसोवा ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में खोला जाएगा? यानी आईआईटी दिल्ली का जो ग्लोबल परिसर है या ग्लोबल कैंपस है वो कहाँ खोला जाएगा? यूएई में खोला जाएगा। तो भारत और यूएई के बीच बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में अभी कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं उसके अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम अदानी ने किस देश को 1600 मेगावाट की क्षमता का गोड्डा विद्युत संयंत्र सौंपा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये जो गोड्डा पावर प्लांट है ये झारखंड में है और इसमें जो 1600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा उस बिजली को बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो अभी कुछ समय पहले अदानी समूह और बांग्लादेश की सरकार के बीच ये समझौता हुआ था और अब इस समझौते के अंतर्गत 1600 मेगावाट की जो क्षमता की जो बिजली है वो सौंपी जा रही है किसको? बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, नॉर्डिक एलिफेंट 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है और यह अभ्यास 17 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया है और 2023 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। और दोस्तों, इसका आयोजन मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बटार वहां पर आयोजित किया गया है। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो 7वां अजय वॉरियर अभ्यास 2023 हुआ है भारत और यूके के बीच, कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच, सिलिनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच, अफेंडेक्स भारत और 23 अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ, फ्रेंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच, कॉन्कर्ड एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच और 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2023 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका साउथ जोन ने। तो दलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है और इसको अभी हाल ही में दक्षिण क्षेत्र या साउथ जोन ने जीता है। तो दोस्तों, 2023 में इसका 60वां संस्करण आयोजित किया गया था। पहला संस्करण आयोजित हुआ था 1961-62 में और यह भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है। 2023 में इसका आयोजन 28 जून से 16 जुलाई 2023 तक किया गया है और यह इसका 14वां खिताब है किसका? दक्षिण क्षेत्र का। और दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को हराया था। सबसे अधिक रन बनाए थे प्रभ सिमरन सिंह ने जो कि उत्तर क्षेत्र के हैं और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं सौरभ कुमार ने जो कि मध्य क्षेत्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, इस चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो भारतीय एथलीट हैं ज्योति यारा जी, इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल और 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो इस प्रकार से ज्योति यारा जी ने 2 मेडल जीते हुए हैं। पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे पर चाइना और तीसरे स्थान पर इंडिया, चौथे पर श्रीलंका और 5वें स्थान पर कतर रहा है। किस देश में समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका में। तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया हुआ कौन थी?
तो वह एक गणितज्ञ थी, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों डॉक्टर मंगला नार्लिकर ने शुद्ध गणित में शोध किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो दोस्तों इस रॉकेट का नाम है ज़ोके 2Y2 और इस रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का यूज किया गया है ईंधन के रूप में। और दोस्तों यह इसका उड़ान परीक्षण किया गया है, यानी अभी इसमें सैटेलाइट नहीं भेजे गए हैं, अभी केवल इसका उड़ान परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और दोस्तों उनका 79 ईयर की आयु में निधन हो गया है। और दोस्तों 2004 से 2006 तक और 2011 से 2016 तक ओमान चांडी केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बोमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों के द्वारा चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है और इस कार्यक्रम में मोनपा संस्कृति की झांकी भी देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया है और इसमें महाराष्ट्र गुजरात को पीछे छोड़ करके तमिलनाडु पहले स्थान पर आ गया है। दोस्तों तटीय राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर गुजरात है। और पहाड़ी और हिमालयी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड पहले स्थान पर है और भूमि से घिरे राज्यों की बात करें तो हरियाणा पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 80वीं रैंक है। और याद रखिएगा सिंगापुर पहले स्थान पर है और सिंगापुर के जो व्यक्ति हैं वो बिना वीजा के 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन है और यहाँ के नागरिक 190 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों से सबसे पावरफुल पासपोर्ट में पहले स्थान पर रहने वाला जापान फिसल कर इस साल तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंक 80 है और भारत के जो नागरिक हैं वो 57 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान की 100वीं रैंक है, याद रखना है। दोस्तों सिंगापुर पहले स्थान पर है और याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो पहले स्थान पर है सिंगापुर और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत के विपक्षी दलों ने 2024 चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया नामक गठबंधन बनाया है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? तो सूरत का डायमंड बोर्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है। इससे पहले अमेरिका का जो पेंटागन था वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था, लेकिन अब सूरत का जो डायमंड एक्सचेंज है या सूरत का डायमंड बोर्स है वो सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है और इस बिल्डिंग में 65,000 डायमंड कर्मचारी काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होने थे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, लेकिन विक्टोरिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए है। उसका कहना यह है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन नहीं करवा सकता है क्योंकि जो अनुमानित लागत थी उससे कहीं अधिक लागत आ रही है, जिसके कारण वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता है और उसने मेजबानी वापस कर दी है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें या कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसका पहला आयोजन 1930 में किया गया था। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राकेश पाल। दोस्तों भारतीय तटरक्षक की बात करें तो इसकी स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। यानी जो हमारी समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करने का काम किसके पास है? इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 फरवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में मुंबई की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 118। दोस्तों
मुंबई की रैंकिंग में गिरावट आई है और वह 118वें स्थान पर पहुंच गया है। मुंबई के बाद दिल्ली है जिसे 132वीं रैंक प्राप्त हुई है और बेंगलुरु को 147वीं रैंक प्राप्त हुई है। और दुनिया में छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है या सबसे उपयुक्त शहर है लंदन। तो लंदन पहले स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर, सियोल तीसरे स्थान पर, मेलबर्न चौथे स्थान पर और म्यूनिक 5वें स्थान पर है। एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा थलप्पिकल प्रदीप को। तो दोस्तों IIT मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिकल प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यह जो एनी अवार्ड है 2007 में स्थापित किया गया था और यह एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स और उन्नत पर्यावरण संसाधन के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो दोस्तों वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु शामिल हुआ है और इस लिस्ट में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहर शामिल हैं। और यह जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है ये शहरों का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जुलाई 2023 को ग्रामीण आवास परियोजना की घोषणा की है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। याद रखिएगा यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रामीण यानी गांव के जो लोग हैं उनको घर उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस के अनुसार सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। तो अप्रैल 2023 में पीएम मोदी जी के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया था और उसमें बताया गया था कि भारत में 3167 बाघ हैं, लेकिन अब एक फाइनल आंकड़ा आया है जिसमें यह बताया गया है कि बाघों की संख्या भारत में 3682 है, जबकि 2018 में यह संख्या 2967 थी। और दोस्तों इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हर साल बाघों की संख्या 6.1% की दर से बढ़ रही है और 2018 से 2022 की बात करें तो 715 बाघों की वृद्धि हुई है और कुल जो वृद्धि हुई है वो 24% की हुई है। और मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ फिर से टाइगर स्टेट बना है। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है जहां पर है 785, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहाँ 563 हैं, उत्तराखंड में 560 हैं, महाराष्ट्र में 444 हैं और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं। सबसे अधिक बाघ आबादी वाले टाइगर रिजर्व है कार्बेट, यहाँ पर 260 टाइगर हैं, बंदीपुर यहाँ पर 150, नागरहोल 141 और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है यहाँ पर 135 बाघ हैं। दोस्तों देश में कब कब कितने बाघ रहे हैं चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और अब 2022 में बाघों की संख्या 2682 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य सामंत भारत के किस क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा 83 नंबर के। तो दोस्तों आदित्य सामंत का संबंध महाराष्ट्र से है और अब वो 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा स्टडी करके किसी भी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।